हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए हैं अपने द मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसके प्रोविजंस को पढ़ने के लिए। तो अभी तक हमने हमारे चैनल में बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, ये दोनों ही पूरी तरह से कवर कर लिए हैं, सेक्शन टू सेक्शन, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो चाहे ना इम्पॉर्टेंट हो। और इसके अलावा बियर एक्ट प्रोविजंस कैसे पढ़े जाते हैं ये भी हमने साथ साथ बताया है, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे उसको टिक करना होता है, कैसे कैसे उसको रिवाइज करना होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही सब कुछ समझ लिया है। तो आई सजेस्ट यू एंड ऑल्सो कि मतलब मेरी तरफ से ये ऑल्सो रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके मेरे चैनल इट्स फॉर जुडिशरी में जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और सेक्शन टू सेक्शन उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसी को मतलब उसी जो क्रम है उसी को आगे रखते हुए भाई हमने हमारे 2 न्यू क्रिमिनल लॉज कवर कर लिया है। तो आज बारी है हमारे थर्ड क्रिमिनल लॉ जो बात करता है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। तो अब फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा देख रहे हैं इसका बेयर एक्ट ही काफ़ी मोटा ताजा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन बेयर एक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है ये। और बहुत ही कहते हैं ना कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली 100 में 20-25 क्वेश्चन तो आपका इसी में से आना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्री के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के हिसाब से अगर इसको पढ़ा जाए तो फिलहाल वो मेंस के लिए तो यहाँ कवर नहीं होगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत ही कंसाइज फॉर्म का टॉपिक्स है जिसको अलग से पढ़ना होता है, पूरा पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना होता है। तो आज हम यहाँ पे प्री के बेस पे पढ़ेंगे और सेक्शन टू सेक्शन पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा कि ये क्या है, यानी जो हमारा न्यू लॉ है ये क्या है, कब आया, कैसे आया, इसके बारे में। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BNSS भी कहते हैं, ये हमारा इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो है 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 के बाद ये पूरे इंडिया यानी होल ऑफ द इंडिया में लागू हो गया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि वो हम जानते हैं कि 2019 के जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके बाद जम्मू कश्मीर भी हमारा लीगली पार्ट हो गया है, और मतलब यूनियन टेरिटरी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब जितने भी हमारे इंडिया के लॉज हैं वो वहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं। तो भाई हमारा जो द भारतीय नागरिक यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको पूरा ना लेते हुए अब इसको मैं BNSS भी बोलूँगी। तो हमारा BNSS ये हमारा जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। इसके अलावा ये लाया गया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC, जो कि हमारा 1973 का लॉ था, उसको रिपील करके यानी उसको हटा कर ही हमारा ये नया लॉ लाया गया है। तो एक तरफ से बोला जाए कि उसी के इक्वल है ये, बस इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि इंक्लूड किया गया है, कुछ टाइम पीरियड्स हैं जिसको कि एक्सपेंड किया गया है यानी जिसको कि बढ़ाया गया है या ऐड किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें थी जो अब नहीं है 1973 के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें यहाँ से ओमिट की गई हैं। तो भाई है तो हमारा CRPC ही, इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बोलें कि आखिर हमारा BNSS है क्या, तो ये तो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर ही है जो कि हमारा पहले CRPC करता था, अब वही BNSS कर रहा है। तो सेम टू सेम वही सारी प्रोसीजर्स हैं, सारा वही FIR वही है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, अरेस्ट कैसे करना है, इसके अलावा बेल बॉन्ड क्या है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो समन क्या है, वारंट क्या है ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होती है, मजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, जितने भी मतलब आपको अपराध से स्टार्ट होने के बाद उसके जजमेंट होने तक का जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये एक जनरल लॉ है जो कि सारे ही मतलब सारे एक्ट पे सब पे एप्लीकेबल होता है, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको कवर करने में आई थिंक थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम इधर उधर हो सकता है यानी बढ़ सकता है, तो उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और ज़्यादा जो एकदम से ही वो क्या कहते हैं ब्लैक मतलब एकदम से ही ग्रे वाला एरिया है यानी जहाँ से कभी नहीं पूछा जाता है, तो उसमें कम ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको साथ में लेके चलेंगे। तो अब हो गया इसका ये कि हमारा BNSS है क्या। अब इसका इंट्रोडक्शन में हमारा जो इन्फोर्समेंट डेट है मैंने वो बता ही दिया है कि 1 जुलाई 2024 को है। इसके अलावा इसमें चैप्टर 39 है, यानी पूरे हमारा जो BNSS है इसको 39 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद इसमें
सेक्शन 531 यानी 531 इसमें चैप्टर्स सेक्शंस दिए हुए हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद जो इसके इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई तो 2024 है। इसमें फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल यानी 2 शेड्यूल दिया हुआ है, जो कि पहले भी था वो अभी भी है। तो इसमें एज मच एज चेंज नहीं हुआ है, और जो बहुत ज़्यादा हैवी चेंज है वो धीरे धीरे हम आपको जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वो चीज़ें सामने आती भी रहेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और आज जैसा कि आज हमारा फर्स्ट डे है तो इसको बहुत ही मतलब शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही छोटी क्लास रखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई हमारा 5 से 31 सेक्शन है, ठीक है। सब नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करते हुए चलेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले इसका प्रीम्बल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी लॉज है उनको कंसोलिडेट करना और उनको अमेंड करना, हमारा जो BNSS है इसका मेन पर्पस यही है। फिर चैप्टर नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है प्रिलिमिनरी, यानी कि भाई एक बेसिक, अगर हमको पूरा लॉ पढ़ना है तो सबसे बेसिक क्या होता है जो हमको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम आगे जितने भी पढ़ेंगे, जैसे टर्म पढ़ते हैं ना, बेल पढ़ रहे हैं, बेल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, या कुछ टर्म्स आती हैं, एक्यूज्ड क्या है, बहुत जगह टर्म आ रहे हैं, विक्टिम क्या है, समन क्या है, वारंट क्या है, तो हर जगह तो आपको डेफिनेशन नहीं बताया गया रहेगा। लेकिन एक सेक्शन है यानी सेक्शन 2 जिसमें सबकी डेफिनेशन दे रखी है कि अगर आपको बाद में कुछ भी ऐसा वर्ड मिलता है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको कहाँ आ जाना है, सेक्शन नंबर 2 में आ जाना है, और वहाँ आपको देखना है कि उस टर्म का मतलब क्या है, यानी उस टर्म का डेफिनेशन क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको बिना लेट करते हुए, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 मतलब 1 तो पढ़ा ही नहीं, 1 आप सभी पढ़े हैं, सेम टू सेम वही है जो हमारा CRPC में था कि इसका जो लॉन्ग टाइटल है वो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। सेकंड में है कि नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में हमारे चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 नहीं एप्लीकेबल होते हैं, लाइक जिसमें मेंटेनेंस दिया हुआ है, और जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला, जैसे जो पहले हम आचार संहिता वगैरह पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं होती हैं, लेकिन हो सकती है तब जब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इसको मतलब बाय द नोटिफिकेशन इसको अप्लाई करने के लिए ऑर्डर दे दे, तब हो सकती हैं, अन्यथा नहीं हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एज अ इंट्रोडक्शन इसको पढ़ना होता है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 में जो बात करता है डेफिनेशन। तो भाई डेफिनेशन तो इसका काफ़ी लंबा है, यानी A to Z, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट कर लो, A to Z, ABCDE। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है क्या कहते हैं इसको, अल्फ़ाबेटिक के अनुसार दिया हुआ है, यानी A फिर B फिर C ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो इसको 2-4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो A में दिया हुआ है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा न्यू ऐड है, यानी हमारे CRPC में नहीं ऐड था। तो हमारा जो सेक्शन 2 का क्लॉज A है वो बात करता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड, ठीक है, ये शैल है, मीन्स यहाँ पे मैंडेटरी है कि जो हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक है वो इंक्लूड किसको करता है, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, transmission of electronic communication, and for the other purpose by such other means as state government may by rules provide। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, किसी प्रोसेस को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही है उनको एक तरफ से रिकॉर्ड करना हो गया, आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ें हो रही हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें की यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए, यानी एविडेंस को लाने के लिए या एविडेंस को प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें का यूज़ किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे क्लॉज A में इंक्लूड होती हैं, यानी वो सब चीज़ें हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगी। और ये हमारे न्यू है तो इसका एक बहुत बड़ा सेंस हमारे पूरे एक्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं, क्योंकि भाई आज हम 2025 में जी रहे हैं तो हर चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर है ना, कुछ भी हो रहा है, अगर मतलब हम देख ही रहे हैं कि इंस्टाग्राम है, थोड़ी सी भी मारपीट हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है तो उसको भाई कैमरा बचाने बाद में जा रहा है इंसान, कैमरा में पहले रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है वो क्या है, वो एक तरफ से एविडेंस ही है ना, पहले ये चीज़ नहीं थी अब है,
तो अब है तो वो चीज़ें हमारी लॉ में उसको बढ़िया बढ़िया मतलब बढ़िया तरीके से उसको डिनोट किया गया है कि अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसको एज एन एविडेंस भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इस सेक्शन का मतलब वही था, क्योंकि भाई पहले हमारे सीआरपीसी में, जिस समय हमारा सीआरपीसी बना था उस टाइम इतने मोबाइल फ़ोन्स, इतना इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, तो नहीं था, लेकिन अब है तो अब इसको भी हम लॉ में इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है, एज अ वैलिड। अब भी बात करता है बेल, तो ये भी हमारा न्यू है, ये हमारा सीआरपीसी में इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें मतलब कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई थी। तो बेल का मतलब होता है, अब देखो ए ऑडियो हो गया, बी से बेल हो गया, ठीक है। अब आपको अल्फ़ाबेटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी ए से ए, बी से बी, ऐसे ऐसे करके। तो बी से बेल यानी मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड और suspect of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of bond or a bail bond। तो यहाँ पे बेल का मतलब वही है कि किसी पर्सन जो कि एक्यूज्ड है या वो सस्पेक्ट है किसी भी चीज़ का, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, कस्टडी ऑफ लॉ में है, उसको रिलीज करना, ठीक है। और ये रिलीज कौन कर रहा है? ऑफिसर कर रहा है। ऑफिसर का मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हो सकता है ना, और अदर ऑफिसर्स जो होते हैं लाइक रॉ हो गया, या बहुत सारी ऐसे ऑफिसर्स अलग होते हैं, सीबीआई वगैरह हो गए, तो वो सारे ऑफिसर्स इसमें इंक्लूड है। यानी यहाँ पे जो रिलीज कर रहा है पर्सन एक्यूज्ड को, या तो वो ऑफिसर कर सकता है या तो कोर्ट कर सकता है। और किस बेस पे कर रहा है? अपॉन सर्टेन कंडीशंस, यानी कुछ उसके ऊपर कंडीशंस, कुछ टर्म लगाकर उसको रिलीज किया जा रहा है। और वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि उसमें कुछ मतलब जैसे बेल अगर किसी को दी जाती है तो उसमें कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं कि आपको जब जब बुलाया जाएगा तब आप पुलिस स्टेशन आ जाओगे, ठीक है, बिना परमिशन लिए इंडिया को छोड़ के नहीं जाओगे, बिना परमिशन लिए अपने टेरिटरी को नहीं छोड़ के जाओगे, और किसी भी तरह का यहाँ पे मतलब टेम्पर नहीं करोगे एविडेंस का। ये सारे जो कंडीशंस होते हैं वो उस पर्सन पे लगाए जाते हैं जिसको बेल दी जा रही है। तो उसी का मतलब है बेल। एक तरफ से बेल का मतलब होता है कि रिलीज करना है यहाँ पे किसी पर्सन को अपॉन द टर्म एंड कंडीशंस। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ठीक है, तो भाई हमने बेल पढ़ा और बॉन्ड और बेल बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 1 2 एक तरफ से भाई हमारा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। अब से हमारा बात कर रहा है बेलेबल ऑफेंस। तो अब हम बेलेबल ऑफेंस कहाँ पढ़ते थे? अगर हमको याद हो तो हमारा सेक्शन नंबर 1 बेलेबल ऑफेंस था, सॉरी सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए हमारा बेलेबल ऑफेंस था सीआरपीसी का। तो वो चीज़ें हमारी सी में आ गई हैं। तो देखो ये चीज़ें कुछ कन्फ्यूज़न करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा सजेशन है कि अगर एक नोट में लिख के आप सीआरपीसी और बीएनएसएस के सामने सामने अगर लिख के उसको सेक्शंस को लिख लें तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। तो सीआरपीसी को भी साइड में रख के हम इसका सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे दिया हुआ है बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस वही है जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी बेलेबल ऑफेंस के बारे में दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे हम उस पर देखेंगे। तो उसमें चार्ट में जितने भी बेलेबल ऑफेंस है उसको अलग से चार्ट में डिनोट किया गया है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि वो सारे बेलेबल ऑफेंस है। उसके अलावा बाकी जितने भी ऑफेंस हैं, यानी जो ऑफेंस हमारा उस चार्ट में नहीं दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के, वो सारे क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये हो गया हमारा सी। अब डी हम आते हैं बेल बॉन्ड और ई बॉन्ड। तो देखो ये डी और ई ये हमारा न्यू एडेड है जो कि हमारा सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था। तो अब डी का यहाँ पे अगर हम देखें तो डी और बॉन्ड है ना, तो डी डी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो डी में डिनोट किया गया है बेल बॉन्ड, जिसका मतलब होता है एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। और बॉन्ड का मतलब होता है मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है श्योरिटी। तो श्योरिटी क्या है? श्योरिटी इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। श्योरिटी कोई पैसा नहीं है, कोई मनी नहीं है, कोई इसी प्रकार का वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। श्योरिटी का मतलब होता है एक थर्ड पर्सन, एक जिंदा, एक ह्यूमन बीइंग थर्ड पर्सन होता है जो कि अपने ऊपर लेता है सारे काम कि हाँ ये मतलब ये एक्यूज्ड है, यानी जो भी पर्सन है इसको आप छोड़ दीजिए, अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा करता है, इधर उधर भागता है, तो कटघरे में कौन खड़ा होगा? हम खड़े होंगे। यानी एक तरफ से गारंटी लेना, वो होता है श्योरिटी। तो बेल बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन बेल पे छोड़ा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेल बॉन्ड, तो वहाँ का मतलब यही होता है कि उसकी जो अंडरटेकिंग है वो कोई श्योरिटी लेता है, यानी कोई थर्ड पर्सन लेता है कि भाई तुम इस पर्सन को बेल पे छोड़ो, अगर इस पर्सन ने कुछ भी गलत किया तो आई एम द लाइबल फॉर इट, यानी मैं इसके लिए लाइबल हूँगा, यानी जो भी पैसे वैसे लेना होगा
वो मैं दूंगा। तो ये हो गया हमारा बेल बॉन्ड। अब ई हमारा बॉन्ड का मतलब होता है कि ये एक पर्सनल बॉन्ड होता है जहाँ पे थर्ड पर्सन यानी जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है। तो जब बेल दिया जाता है किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, तो वहाँ पे माना जाएगा कि भाई आप खुद का पैसा यहाँ पे कोर्ट में जमा करो, यानी आप खुद का पैसा 50,000 रुपये कोर्ट में जमा करो, पर्सनल बॉन्ड दो कि अगर आप कहीं भी भागते हो, मान लो इंडिया छोड़ के आप छोड़ के भाग रहे हो, तो आपको जो 50,000 रुपये है वो भाई आपने अपने हिसाब से दिया है, आपने अपने पैसे दिए हैं, तो उसको कोर्ट क्या करेगी, जब्त कर लेगी, है ना, कि तुम जाओ, तुम्हारे पास 50,000 रुपये मेरे पास है, या और भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे लग सकता है। तो अमाउंट का यहाँ पे कुछ भी मतलब कम ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, वो जितना भी मतलब ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट और ऑफिसर होता है, तो ये उस हिसाब से चलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेल बॉन्ड और बॉन्ड का में डिफरेंस क्या है। यानी बेल बॉन्ड का मतलब होता है कि विद श्योरिटी, यानी जब कोई थर्ड पर्सन उस पर्सन का अंडरटेकिंग लेता है, अपने ऊपर लाइबल लेता है, तो होता है बेल बॉन्ड। और बॉन्ड का मतलब होता है कि जब ये पर्सनल बॉन्ड होता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी श्योरिटी नहीं होती है, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता है, यानी एक्यूज पर्सन खुद से ही ये अंडरटेकिंग दे रहा है कि आप मतलब ये कोई मेरी कार है या कोई पैसे हैं, आप इसको रखिए, अगर मैं भागा तो आप इसको जब्त कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड। अब एफ में आते हैं। एफ बात करता है चार्ज। तो सीधा सीधा यहाँ चार्ज का कोई मतलब डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, हमारे सीआरपीसी में भी नहीं दिया था, हमारे बीएनएसएस में भी नहीं दिया हुआ है, बट आई थिंक कि देना चाहिए था। जब नया बना रहे थे तो चार्ज का मतलब भी बता देते। तो चार्ज का अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, उस हिसाब से अगर चार्ज को देखें तो चार्ज इज अ एलिगेशन। चार्ज आरोप है जो कि किसी पर्सन के अगेंस्ट लगाया जाता है कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तो ये क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन इसमें इंक्लूड बताया जा रहा है, यानी इसमें चार्ज में क्या क्या इंक्लूड है वो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, यानी चार्ज वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूजन बताया जा रहा है कि कोई मतलब या तो यहाँ पे एक चार्ज किसी पर्सन के मतलब ऊपर लग सकता है, या तो कई चार्जेस लग सकते हैं। अब भाई एक चार्ज लगेगा तो मर्डर किया, अब दूसरा चार्ज लग रहा है तो पता लग रहा है उसने चोरी भी की, उसने मर्डर भी किया, साथ में उसने रेप भी कर दिया। तो ये क्या है, ये हेड ऑफ चार्जेस है, यानी मोर हेड ऑफ चार्जेस है, यानी कई चार्ज यहाँ पर है। अब जी यहाँ पे बात कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमारा सीआरपीसी ओ बात करता था कॉग्निजेबल से, बीएनएसएस हमारा जी आ गया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वही है जिसमें पुलिस ऑफिसर को ये मतलब ये पावर दी गई है कि आप किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को, यानी किसी भी सस्पेक्ट, चाहे वो अक्यूज्ड हो चाहे सस्पेक्ट हो, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर। किसमें, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये हो गया हमारा जी। एच हमारा बात करता है कंप्लेन के बारे में। ये देखो ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आई थिंक नहीं लगाना चाहिए। तो कंप्लेन का मतलब होता है एनी एलिगेशन, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, किसके समक्ष लगाया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाया जा रहा है, किसके अगेंस्ट लगाया जा रहा है, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन हो, ठीक है। हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो कंप्लेन होता है वो कभी भी पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए उसमें पुलिस रिपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट कब बनता है, जब किसी ऑफेंस का एफआईआर होता है, एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तब जाके ना पुलिस रिपोर्ट बनता है। तो अब यहाँ पे कोई भी एफआईआर नहीं हो रही है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना पक्ष रख रहे हो, अपना कंप्लेन लिख रहे हो किसी भी इंसान के खिलाफ। अब चाहे वो आपका नोन हो चाहे वो अननोन हो, यानी एक अज्ञात पर्सन के खिलाफ भी यहाँ पे आप कंप्लेन दे सकते हो। ये ओरली हो गया या रिटर्न, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसमें पुलिस रिपोर्ट जो है इंक्लूड नहीं होती है। ये हो गया हमारा एच जो बात करता है कंप्लेन के बारे में। अब इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछा भी जाता है ये। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि आ रिपोर्ट made by police officer in case which disclose after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to a complaint। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये इसका मतलब ये है कि मान लो कोई एज अ कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन आई पुलिस ऑफिसर के सामने, ठीक है। अब उसने कॉग्निजेबल समझ के उसने एफआईआर लॉन्च कर लिया। अब एफआईआर लॉन्च कर लिया तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका पुलिस रिपोर्ट बनेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट की थी वो क्या है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, बहुत ही छोटा सा केस है, ठीक है।
तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केस है तो अब भाई नॉन कॉग्निजेबल केस में तो हमारा FIR होता नहीं है ना। नॉन कॉग्निजेबल में हमारा पुलिस रिपोर्ट मतलब FIR नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस क्या करेगी, वो जो मतलब रिपोर्ट है उसको एज अ कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल है, सर आप इसको देखो। और ऐसी कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर होगा वो यहाँ पे कहलाएगा कंप्लेनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर पता चलता है कि कोई भी कमीशन है अगर वो नॉन कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई है वो एज अ कंप्लेंट ट्रीट की जाएगी और जो पुलिस ऑफिसर है उसे कंप्लेनेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा H। तो अब L जो कि यहाँ पे न्यूली एडेड है, यानी यहाँ पे नया ऐड किया गया है हमारे BNSS में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब होता है कि मीन्स कम्युनिकेशन, एक बातचीत करना। कैसे? बाय रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड। इस मतलब इन प्रकारों से अगर कोई भी कम्युनिकेट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया गया कि हमारे BNSS में दिया क्या क्या है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है तो कौन कौन से उसमें इंक्लूड होगा, लाइक टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एंड अदर वायरलेस टेली कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक ईमेल, कंप्यूटर, लैपटॉप। ये सारी चीज़ें हमारा किस में इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस में इंक्लूड होता है। ये हो गया L जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नया ऐड हुआ है। हाई कोर्ट मतलब इसको तो छोड़ ही दो। फिर आते हैं हमारा LJK। अब के हमारा इंक्वायरी बात करता है, तो इंक्वायरी वही है, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब भाई ट्रायल ही हो रहा है तो ट्रायल के बाद तो जजमेंट दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी के बाद कभी जजमेंट नहीं दी जाती है। तो अदर देन ट्रायल यानी ट्रायल को छोड़कर अगर कोई भी प्रोसीडिंग यहाँ पे की जा रही है तो वो अंडर द इंक्वायरी आएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है। इन्वेस्टिगेशन का अधिकार यानी अधिकार नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जो पावर्स होती हैं वो कभी भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट के पास नहीं होती हैं। तो अगर वर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ पर हम कैसे भी करके वहाँ पुलिस ऑफिसर को ही समझेंगे, और अगर वर्ड आता है इंक्वायरी तो वहाँ पर हम कैसे भी करके सिर्फ मजिस्ट्रेट और कोर्ट को ही समझेंगे। बातचीत मतलब कुछ भी जो सेम पर्पस होता है, सेम मोटिव होता है, वो दोनों का सेम ही होता है कि उधर भी एविडेंस का कलेक्ट करना है, इधर भी एविडेंस को कलेक्ट करना है, या जो इंक्वायरी होती है इसमें ये देखा जाता है कि मतलब जो केस है ये प्रॉपर केस है, इसमें ट्रायल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना, ये किस प्रकार का केस है, इसमें कोई झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा है, क्या ये ट्रायल में जाने लायक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंक्वायरी में देखी जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट किए जाते हैं बाय द पुलिस ऑफिसर। तो इसी हिसाब से के जो कि इंक्वायरी बात करता है कि अगर ट्रायल से हट के कोई भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो वो हमेशा इंक्वायरी कहलाएगी अगर वो की जा रही है मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा। अब एल यहाँ पे बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है या फिर बाय द अदर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया हो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। और ये किस पर्पज़ के द्वारा किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड, यानी वही चीज़ कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स की जाती हैं उसे ही इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आई थिंक न्यू है। इसमें बताया गया है कि स्पेशल लॉ शैल प्रिवेल, यानी अगर कोई भी ऐसे डिस्प्यूट आता है जिसमें जनरल और स्पेशल लॉ का मतलब होता है ना कि यहाँ पे दोनों का जो है प्रोविजंस यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पे माना जाए कि भाई हमारा BNSS यहाँ पे माना जाएगा, यहाँ पे जो स्पेशल लॉ के जो लॉज दिए हुए हैं उसको माना जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे ये पूरी तरह से बता दिया गया है कि स्पेशल लॉ की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो हमेशा प्रिवेल करेंगी, यानी उसी को माना जाएगा, BNSS को नहीं माना जाएगा। अब M है, तो M यहाँ पे बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं होता है। उसके अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कोर्ट के अंदर हो रही हैं, ठीक है, इंक्वायरी है या ट्रायल है, ये सारी हमारी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं।
अब एन लोकल जुरिडिक्शन तो इसको हटाए दो। इसके अलावा हम सीआरपीसी में एक पढ़ते थे मेट्रोपॉलिटन जुरिडिक्शन वहाँ पे पढ़ते थे, तो वो चीज़ें भी यहाँ से हट गई हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुए, मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ें हमारी बीएनएसएस में हट गई हैं, क्योंकि हम आज के टाइम में देख रहे हैं भाई कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि मेट्रोपॉलिटन से बाहर हो, मतलब आउटरेज ऑफ द पॉपुलेशन ही हो गया है हमारी कंट्री में। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन की तो कोई बात ही नहीं होती है, वो बस कंफ्यूजन करता था कि कहाँ के लोग मतलब कहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 10 लाख से कम लोग हैं, तो इसलिए उस चीज़ को रिपील करके नॉर्मलाइज कर दिया गया है, यानी हर जगह आप सिर्फ JMFC और JMSC ही रहेंगे। तो ये लोकल जुरिडिक्शन वही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारा बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वही चीज़ कॉग्निजेबल में हमने क्या पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता हुआ पाया गया है तो उसको अरेस्ट कर सकते थे। नॉन कॉग्निजेबल में उसी का उल्टा दे दिया है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सके किसी भी पर्सन को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे किया है। सॉरी, पी हमारे नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों हमारा ऑफेंस के बारे में बात करता है, तो पहले ही हमारा 2N था, अब हमारा 2Q हो गया है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि जो भी पनिशेबल बाय लॉ होते हैं वो हमारे ऑफेंस है। इसके अलावा सेक्शन 2 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर हमारा बात करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी यहाँ पे जो भी ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो कौन हो गए, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं ये एक नेक्स्ट लेवल के होते हैं, लेकिन मान लो वो नहीं है उस टाइम, इलनेस है या किसी भी प्रकार से उनकी जो सीट है वो वैकेंट है, वो नहीं है उस टाइम पुलिस स्टेशन में, तो उनके जगह पे ऑफिसर इंचार्ज कौन बनेगा, हमारा ऐसा पर्सन बनेगा जो कि कांस्टेबल से अपर रैंक का होगा। ऐसा हमारा प्लेस बात करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें वर्ड देख लीजिएगा, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, यानी व्हीकल भी हमारा प्लेस के अंडर में आता है। टी हमारा बात करता है पुलिस रिपोर्ट से, तो टी यहाँ पे आप कर सकते हैं पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट क्या है कि रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी जो रिपोर्ट हमारा सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में जो रिपोर्ट हमारे पुलिस द्वारा बनाई जाती है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद, वो जो रिपोर्ट होती है उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, यानी चालान कहते हैं। और वो हमारा वो जो चालान होता है, वो जो चार्जशीट होती है, वो कहाँ जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। कौन भेजता है, पुलिस ऑफिसर, जाहिर सी बात है। अब यू हमारा पुलिस स्टेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उसको बनाया जाता है, यानी उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। वी हमारा बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, तो ये हमारा 2U में आई थिंक था पहले, अब वी में आ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेक्शन 18 हम जाके पढ़ेंगे कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, तब तक के लिए इसको छोड़ दीजिए। सब डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स हमारा बात करता है कि समन केस क्या होता है, तो समन केस क्या होता है, नॉट बीइंग अ वारंट केस, यानी ऐसे केसेस जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है, तो इसे एक्स। ठीक है, बस इतना पूछा था कि समन केस कहाँ दिया हुआ है, तो 2X में दिया हुआ है। अब यहाँ से डायरेक्ट आइए वारंट केस में, वारंट केस कहाँ दिया हुआ है, जेड में दिया हुआ है, क्योंकि भाई समन केस का अगर उल्टा हमारा वारंट केस है तो पहले वारंट केस ही पढ़ लेना चाहिए। तो वारंट केस कौन कौन से होते हैं जो कि पनिशेबल होते हैं, डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, और जिनकी सज़ा 2 साल से ऊपर होती है, यानी कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 2 साल से ऊपर यानी 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया होगा, तो वो हमारा वारंट केस में आता है, जिसके अंदर कोई भी पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट भी किया जा सकता है, अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें, लेकिन वो हो जाएगा जब आपको लिखना होगा। तो अभी हम सिर्फ बेयर एक्ट के हिसाब से अगर चलें तो ये 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि वारंट केस क्या होते हैं। अब इसी का उल्टा अगर समन केस देखा जाए तो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम होती हैं, वो हो गया हमारा समन केस। अब आते हैं वाई, तो ये भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले हमारा आई थिंक WA में दिया हुआ था CRPC में, अब हमारा वाई में दिया हुआ है। तो विक्टिम का मतलब वही होता है कि वो पर्सन जिसने सफ़र किया है एनी लॉस और एनी इंजरी, ठीक है, बाय द एक्ट और ओमिशन। और किसके द्वारा ये जो एक्ट और ओमिशन किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय द अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, यानी बाय द अक्यूज्ड पर्सन अगर किसी भी प्रकार का लॉस या इंजरी किया जा रहा है उस पर्सन को जो कि यहाँ पे सफ़र कर रहा है किसी भी लॉस या इंजरी से, उससे ही विक्टिम कहा जाएगा। और ये इंक्लूड होते हैं गार्जियन, लीगल एयर और
मतलब ऑफ सच विक्टिम, यानी यहाँ पे गार्जियन और लीगल एयर जो होते हैं वो भी इंक्लूड होंगे विक्टिम के उसमें। क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल किसी को अगर किसी का मर्डर ही हो गया तो भाई जो मर गया वो तो मर गया ना, सफ़र कौन कर रहा है, उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, उसके गार्जियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गार्जियंस है वो भी विक्टिम है, यानी उन वो भी अपना केस कोर्ट में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विक्टिम ही ले जाएगा, भाई जो है ही नहीं वो थोड़ी ना ले जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट। आते हैं सेक्शन नंबर 3 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें बस ये बताया गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन कौन से वर्क करते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन कौन से वर्क करते हैं। तो ये हमारा कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, जहाँ तक कि मैंने सुना है कि इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या है, तो वो सेक्शन 3 के हिसाब से इसमें बताया गया है। ओके, लाइक शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, पनिशमेंट, पेनाल्टी, यहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस हो गया, ट्रायल हो गया, ये सारे हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हिसाब से किए जाते हैं। बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या करता है कि किसी प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव है, अगर उसकी कोई देख रेख कर रहा है, किसी कोई लाइसेंस मतलब लाइसेंस के लिए कोई भी यहाँ पे लॉ है, सस्पेंस और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन क्या मतलब प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के लिए अगर यहाँ पे कोई वर्क है तो वो हमेशा कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। तो ये ज़्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो इसको देखना भी मतलब हल्का एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 यहाँ पे बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर BNS एंड अंडर लॉ। तो यहाँ पे BNS की बात की गई है कि भारतीय न्याय संहिता जितने भी ऑफेंस उसमें दिए गए हैं, अगर उस ऑफेंस के अंदर कोई भी मतलब एक्यूज पकड़ा जाता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो उसके खिलाफ जो प्रोसीजर्स चलेंगे हमारे कोर्ट में, वो हमारा BNSS के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। तो यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात की जा रही है, जो कि हमारे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एज अ जुडिशियल ऑफिसर हमको ये जानना भी चाहिए, एज एन एडवोकेट भी हमको ये जानना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 6 जो बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, तो हमारा सेक्शन नंबर 6 से हमारा CRPC में भी था, तो ज़्यादा इसमें मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बिसाइड्स द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट हमारा क्रिमिनल सिविल दोनों है, तो ये इसको साइड में रख के बताया गया है कि एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट्स होते हैं जिनको हम क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं। तो बिसाइड्स द हाई कोर्ट को अगर साइड में रख लिया जाए तो कोर्ट है सेशन कोर्ट, यानी कोर्ट ऑफ सेशंस। सेकंड नंबर पे आता है, हायरार्की यहाँ पे दी गई है, सेकंड नंबर पे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। थर्ड यहाँ पे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड फोर्थ यहाँ पे आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बहुत बड़ा चेंज देखेंगे कि यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे ज्यूरिडिक्शन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, तो मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी हमारे CRPC में, वो हमारा BNSS में हटा दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे सेक्शन 6 यानी जो बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, उसमें पहले हमारा मेट्रोपॉलिटन भी हमारा JMFC के बराबर ही दिया होता था, तो वो चीज़ें यहाँ से क्या की गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं। तो अगर कोई पूछे भाई कितने हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, बिसाइड्स हाई कोर्ट 4 हैं, यानी कोर्ट सेशन ऑफ कोर्ट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हो गया, एंड चौथा यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया। सेक्शन नंबर 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये आई थिंक आना चाहिए। तो इसका पहला है कि जितने भी मतलब एक स्टेट में जितने भी सेशन डिवीजन्स होते हैं वो कौन करता है, स्टेट ही करता है, ठीक है। यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को, अपने स्टेट की टेरिटरी को सेशन डिवीजन्स में यहाँ पे डिवाइड करता है। सेशन डिवीज़न के साथ साथ उसमें डिस्ट्रिक्ट के मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी इसको डिवाइड किया जाता है। एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी
सेशन डिवीज़न से बन के यहाँ पे बना हुआ है स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ जोड़ के यहाँ पे बना हुआ है एक सेशन डिवीज़न। अब सेकंड में यहाँ बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई अल्ट्रेशन करना है, ठीक है, उसको चेंज करना है, उसके टेरिटरी में चेंज करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन बाय द आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से पहले कंसल्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद ही यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या कोई डिवीज़न हो उसमें अल्टर किया जाता है, यानी उसमें चेंजेस किए जाते हैं। 3 वही चीज़ यहाँ पे भी है, ज़्यादा इसमें सब डिवीज़न की बात की गई है। 4 यहाँ पे बात कर रहा है द सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न एग्जिस्टिंग इन स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म अंडर द सेक्शन। तो मतलब इसी जो हमारा BNSS है इसी के हिसाब से चलेगा, सीधी सी बात की। तो ये इन सब में जाने का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब है नहीं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 8। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। हमारा CRPC का सेक्शन 9 बात करता था, सेक्शन 8 हमारा यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि भाई एक यहाँ पे क्रम कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पहले हम मेट्रोपॉलिटन भी देखते थे, वो चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। तो सेक्शन 8 CRPC में हमारा मेट्रोपॉलिटन जुरिडिक्शन था, जो कि यहाँ पे हट गया है। तो अब सेक्शन 8 पे हमारा शिफ्ट हो गया है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे पहला इसका सब सेक्शन क्या बात कर रहा है कि एक स्टेट में, ठीक है, सॉरी एक स्टेट नहीं, एवरी सेशन डिवीज़न, यानी स्टेट में कई यहाँ पे सेशन डिवीजन्स होते हैं। तो एवरी सेशन डिवीजन्स में स्टेट के द्वारा एक कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज, यानी जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा वो किसके द्वारा प्रिसाइडेड किया जाएगा? बाय जज, यानी जिसके हम सेशन जज भी कहते हैं। और उनको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है? हाई कोर्ट। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले कि जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट की बात जो आती है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, और जितने भी जजेस की जो अपॉइंटमेंट के बारे में बात आती है वो हमारा हाई कोर्ट कर रहा है। तो आप ऐसे यहाँ पे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है, या क्या कहते हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन में जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। और सेशन जज का इस्टेब्लिशमेंट कौन कर रहा है, यानी उसको बना कौन रहा है एवरी सेशन डिवीज़न में, वो कौन कर रहा है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज को भी यहाँ पे अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट। उनका भी जो जुरिडिक्शन होता है वो एज इट इज़ सेशन जज के मतलब के लगभग ही होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहले हम CRPC में असिस्टेंट सेशन जज पढ़ते थे, जो कि हमारे BNSS से रिपील हो चुका है, यानी अब असिस्टेंट सेशन जज जैसी कोई चीज़ नहीं दी गई है। ठीक है, तो 4 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें वही बताया गया है, डिस्पोजल ऑफ द केस के बारे में बताया गया है। 5 क्या बोलता है? वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट, यानी जहाँ पे सेशन जज की जो ऑफिस है, जो जज मतलब जो जज हैं, जो सेशन जज हैं, अगर उनकी ऑफिस वैकेंट है यानी खाली है, वो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट यहाँ पे अरेंज करेंगे किसके लिए? कोई भी केस, मतलब जो भी केस वहाँ पे पेंडिंग है उसको डिस्पोज करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि सेशन जज की जगह एडिशनल सेशन जज को लेकर आया जाएगा। और अगर मान लो एट दैट टाइम एडिशनल सेशन जज भी नहीं है वहाँ पर, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो CJM होंगे उनको एज अ सेशन जज यहाँ पे वर्क दिया जाएगा, मतलब वो एज अ सेशन जज यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये चीज़ें कर कौन रहा है? किसके अंडर में हो रही है? हाई कोर्ट के अंदर में हो रही है। तो ये हो गया हमारा 5। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो 7 सब सेक्शन नंबर 7 और सब सेक्शन नंबर 8 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7 यहाँ पे बात करता है कि द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एडिशनल सेशन जज। तो जो भी बिजनेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसके बीच में? एडिशनल सेशन जजेस के बीच में। वो कौन कर रहा है? सेशन जज कर रहा है। 8 यहाँ पे बोल रहा है कि सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजंस
for the disposal of any urgent application in the event of absence or inability to the act by an additional session judge or if there be no additional than CJM। तो वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अब यहाँ पे सेशन जज बिना बताए गायब हो जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट यहाँ पे सेम चीज़ कर रही है और यहाँ पे सेशन जज को लग रहा है कि कोई भी केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, जिसको डिस्पोजल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी कंडीशन में सेशन जज खुद को इनेबल पा रहे हैं कि वहाँ जाएं और मतलब उसमें ट्रायल करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वर्क होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सेशन जज यहाँ पे अपनी जगह पे किसी भी एडिशनल सेशन जज को भेज सकते हैं उस वर्क को करने के लिए। अगर कोई एडिशनल सेशन जज नहीं है तो उनके जगह पे कौन जा सकता है, CJM जा सकता है, मतलब CJM को भेज सकते हैं कि आप जाइए और इस केस को डिस्पोज करिए, यानी एक तरह से ट्रायल वगैरह करिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 8। अब सेक्शन नंबर 9 यहाँ पे बात करता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पहले 11 में दिया हुआ था, अब 9 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अभी तक हमने सेशन जज पढ़ा, सेशन कोर्ट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होता है और उनका कहाँ कहाँ जुरिडिक्शन होता है, ये सब। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक कोर्ट होंगे। किसके कोर्ट होंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। यानी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी। एक या एक से अधिक, एक तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है। तो मेनी कोर्ट्स यहाँ पे, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास यहाँ पे बैठक करेंगे, यानी यहाँ पे ट्रायल करेंगे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 9। अब यहाँ पे स्पेशल की बात भी की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक या एक से अधिक यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश कर सकती है। और किस लिए करेगी? किसी पर्टिकुलर केस को ट्रायल करने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब काफ़ी कंडीशन में यहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस भी आ जाते हैं जिसको ऐसा नॉर्मल कोर्ट में नहीं प्रिसाइड किया जा सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि एक अलग से स्पेशल कोर्ट बना देती है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ पे उस पर्टिकुलर केस का ही ट्रायल चलता है। जैसे काफ़ी बड़े बड़े, जैसे भाई टेररिज्म से रिलेटेड आ गया, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे करप्शन है, ठीक है, हाई लेवल के नेता लोग हो गए, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई रेप हो गया है ना, मतलब ऐसे केस जिसको हम ओपन में नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड। तो वही चीज़ कि यहाँ पे जो मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोर्ट के जो भी जजेस होंगे उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? यहाँ पे हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है। अब थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स to be expedient or necessary confer the power of judicial magistrate of first class second class। तो वही चीज़ यहाँ पे कोई मतलब बहुत ज़्यादा केस की पेंडिंग हो गई है, उसको बहुत जल्दी डिस्पोज करना है, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, जो JMFC है JMSC है उनको पावर्स कन्फर कर देगी कि आप यहाँ पे देखो और एज अ सिविल कोर्ट यहाँ पे वर्क करो। तो वो चीज़ें हाई कोर्ट के अंडर में होती है। अब सेक्शन 10 यहाँ बात कर रहा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो CJM और ACJM की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ से भी आई थिंक असिस्टेंट जो हम पढ़ते थे पहले वो यहाँ से हट चुका है। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट। तो यहाँ पे भी जो क्या कहते हैं CJM है उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? हमारा हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है। और ये जो CJM होते हैं ये कौन होते हैं? ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम देकर आते हैं। जो हमारे JMFC यानी जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं उन्हीं को CJM बना दिया जाता है, यानी जो उनका सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को एज अ CJM यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। और ये जो अपॉइंट है किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द हाई कोर्ट, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अपॉइंटमेंट की जितनी भी अथॉरिटी होती है वो हाई कोर्ट ही देखता है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 1। 2 यहाँ पे
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट है यहाँ पे जो JMFC है यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, उसी को यहाँ पे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना देंगे, और उनका जो पावर होगा वो एज इट इज CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह ही होगा। थर्ड यहाँ पे वही कि सब डिवीज़न और सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है, ये न्यू है। पहले सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं था, अब दिया हुआ है, तो ये भी हाई कोर्ट के द्वारा ही डेजिग्नेट किया जा रहा है। 4 यहाँ पे बताया गया कि CJM एवरी सब, तो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है यानी जनरल कंट्रोल ऑफ CJM एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जितने भी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आ रहे हैं हाई कोर्ट के द्वारा, उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी होती है वो कौन होता है? CJM। एक तरफ से क्लास मॉनिटर समझ लीजिए, है ना, कि क्लास मॉनिटर CJM हो गया, उसके अंडर में सारे जजेस दिए हुए हैं सब डिविजनल, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गए, ये सारे उनके अंडर कंट्रोल में रहते हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 11 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेम वही कि स्पेशल कब बनेगा, तो हाई कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है इफ़ इट इज़ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि भाई सर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है, ऐसा केस है जो कि बहुत ही जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए या नेसेसरी है कि इसको अलग से सुनवाई हो, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट। और वो कौन है? वो वही है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को ही एज अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर द पर्टिकुलर केस, कि आपको ये एक स्पेसिफिक केस है, आप इस पर सुनवाई करो। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 11। और इनके जो टेन्योर होता है, इनका जो टर्म होता है वो होता है 1 साल एट अ टाइम, यानी इनको 1 साल के लिए किसी भी केस के एम्बिट में, किसी भी पर्टिकुलर केस के अंडर में इनको एज अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 12 जो बात करता है लोकल जुडिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोड देख लिया, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देख लिए, हाई कोर्ट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इसका इस्टेब्लिश करती है, जो भी कोर्ट्स वगैरह होते हैं। अब उनका देखते हैं कि लोकल जुडिडिक्शन कहाँ है, तो वो चीज़ें हमको सेक्शन 12 में मिलेंगी। तो वही चीज़ की CJM के अंडर में कंट्रोल होते हैं, ये सब वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। 13 यहाँ पे बात करता है सब ऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेशन जज के अंडर में होता है हमारा CJM के अंडर में होते हैं हमारे अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसका सीधा सा यही मतलब है, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो हमारे CJM होते हैं वो किसके सब ऑर्डिनेट होते हैं? सेशन जज के, और जितने भी अदर यानी जो सेशन जज ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, ये सारे जितने भी हैं वो हमारे CJM के अंडर कंट्रोल में होते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो बिजनेस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? हमारे CJM साहब करते हैं। यानी वही चीज़ क्लास मॉनिटर का काम क्लास मॉनिटर वाला होता है कि CJM एक क्लास मॉनिटर है और वो जितने भी काम को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि तुम ये देखो तुम वो देखो, ये चीज़ें कौन कर रहा है? CJM कर रहे हैं अपने सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। अब 14 हमारा बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि हमारे भाई सेक्शन 20 ऑफ द CRPC में दिया हुआ था। सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम अभी तक यही देखते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ सेक्शन नंबर में डिफरेंट है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है। सिर्फ एक चेंज हमने अभी तक देखा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन जुरिडिक्शन एरिया, जितने भी मेट्रोपॉलिटन से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे रिपील कर दी गई हैं। इसके अलावा अभी तक तो हमने ऐसा कोई चेंज देखा नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हमारा वही एज इट CRPC था, कौन होता है कौन नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए फटाफट पढ़ते हैं। तो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में वही आते हैं जो किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, है ना, क्योंकि ये इसमें मतलब इनके अंडर में कोई किसी प्रकार का जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। तो
तो स्टेट गवर्नमेंट भाई जब यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई मामला ही नहीं उठता है, क्योंकि हाई कोर्ट तो हमारा जुडिशियल है ना। तो हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट और जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अंडर में यहाँ पे कंट्रोल होता है। लेकिन जब बात हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होती है तो यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है एक या एक से अधिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसका जो सबसे सीनियर मेंबर होगा या जिसमें से कोई एक जो कि भाई अव्वल नंबर का होगा वो हमारा बनता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वो किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब सेकंड में यहाँ पे एडिशनल यानी एडीएम के बारे में बात की गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। यानी स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही यहाँ पे एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है, जिसका जो वर्क होता है वो एज इट इज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह ही होता है। अब 3 यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 यहाँ पे बात करता है कि सब डिवीज़न अगर है किसी भी स्टेट में तो उस सब डिवीज़न के लिए यहाँ पे एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का भी अपॉइंट किया जाएगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। 5 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल द, तो वही चीज़ की जितने भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जो होंगे वो अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे कंट्रोल होंगे और उनको डायरेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। 6 यहाँ पे पुलिस कमिश्नर के बारे में बात की गई है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 15 यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है। तो यहाँ पे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग होते हैं, उनका जुडिशियल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जुडिशियल से लेना देना नहीं है तो वही चीज़ कि यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो इनका भी अपॉइंट कौन करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट, यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जो एसपी होते हैं वो होंगे या तो उनसे ऊपर होंगे, तभी वो जाके स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समान यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। और इनका भी टेन्योर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी होंगे या तो वो हमारे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पे पॉइंट किए जा सकते हैं या तो उसके इक्विवेलेंट, यानी इसके जो छोटे पदवी के होंगे लोग उनको नहीं अपॉइंट किया जा सकता है एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब 16 यहाँ पे बात करता है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये चीज़ें जो होंगी सब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से की जा रही हैं। 17 हमारा बात करता है सब ऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सब ऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जितने भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि अपॉइंट किया जा रहे हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो किसके अंडर कंट्रोल में होंगी, हमेशा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में यहाँ पे होंगे, यानी उनके कंट्रोल में होंगे। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे जो एलोकेशन होगा जो बिजनेस उनको करने के लिए दिया जाएगा, बाकी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे उनको कौन करेगा, डीएम, यानी डीएम अपने हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आप ये करो आप वो करो, इस टाइप का। अब 18 हमारा बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे सीआरपीसी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आई थिंक अब सेक्शन 18 तक हमने आज कवर कर लिया है। तो अब आज यहीं पे हमारा क्लास एंड करते हैं, यानी समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लगी हूँ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अदर सब्जेक्ट को भी कवर करने के लिए एक हिम्मत आती है, क्योंकि भाई टाइम दे रहे हैं तो उसका भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए आई थिंक। इसके अलावा आई होप कि आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हो, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए मेरे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। इसके अलावा बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्ट्रेस ना लें, क्योंकि प्रैक्टिस और एग्ज़ाम के बीच में आई नो कि अभी सारे बच्चे इसमें जूझ रहे हैं, तो उस चीज़ को साइड में रखते हुए
एक फुल मतलब इन्जॉयमेंट के साथ हमारी पढ़ाई करनी है, जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा अपने एग्ज़ाम्स हमेशा प्रिपेयर करते रहिए। न्यू क्रिमिनल लॉज हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको भी अब धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट करें और इसको भी याद कर लें, यानी एक तरफ से रटना स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में भाई यही आने वाला है। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो, और बी सेफ, be enjoyful, and be prepared for your examination. Thank you.